बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू दिस लेक्चर ऑफ फिजिक्स। इस लेक्चर के अंदर हम फिजिक्स के एक चैप्टर डीफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड्स को उसके एमसीक्यूज के हिसाब से डिस्कस करेंगे। वो एमसीक्यूज जो पास्ट एग्जाम्स में, चाहे वो एंट्री टेस्ट के एग्जाम्स हों या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, उनमें रिपीट हुए हैं। और इन एमसीक्यूज के सॉल्यूशन को सॉल्व करते हुए देखने के बाद हम काफ़ी हद तक इस काबिल हो जाएंगे कि हम उनसे रेलिवेंट बहुत सारे एमसीक्यूज को बड़ी आसानी के साथ सॉल्व कर सकें। सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट एमसीक्यू। ये एक एमसीक्यू है, टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ एंड मटेरियल्स हैव डायमीटर्स इन द रेशियो। ये जो रेशियो गिवन है, दिस इज द रेशियो ऑफ डायमीटर्स, दो वायर्स की, और इन दोनों की लेंथ भी सेम है, और ये है 2:1। अच्छा, अब हमने इनके हवाले से बताना है कि अगर हमने इन दोनों वायर्स को सेम फोर्स से स्ट्रेच किया है तो उनकी जो इलोंगेशंस की रेशियो, इलोंगेशन रेशियो मींस डेल्टा L1 और डेल्टा L2 की जो रेशियो है वो किस तरह से आएगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि वी नो दैट एरिया किसके इक्वल होता है एक वायर के लिए, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर के मुताबिक रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। इसके मुताबिक अगर हम इसका स्क्वायर लें d/2 का, तो एरिया का फार्मूला बन जाएगा पाई d²/4। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस के फार्मूला के मुताबिक ये क्या बन जाएगा, FL/A इंटू डेल्टा L। अगर हम यहाँ पर A की जगह वैल्यूज पुट कर दें, कौन सी वैल्यू, जो हमने अभी ऊपर फाइंड की है, पाई d²/4 इंटू L, ठीक है, डेल्टा L। तो अगर हम इस डेल्टा L को दूसरी साइड पे ले जाएं, लेफ्ट साइड पे, तो कुछ ये इस तरह से हो जाएगा, डेल्टा L विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द d²। ठीक है। तो हम इसके मुताबिक लिख सकते हैं कि जो डेल्टा L1 है वो d1 के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और जो डेल्टा L2 है वो d2 के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, यानी डायमीटर के स्क्वायर के साथ ये आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर हम इनकी रेशियोज लेंगे डेल्टा L1 और डेल्टा L2 की, तो जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो ये इनके डायमीटर्स के स्क्वायर के साथ भी, उनकी रेशियोज के साथ भी इनवर्सली रिलेट हो जाएगा, यानी d2 स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और d1 नीचे। अभी हमने फाइंड किया d1/d2 जो हमें गिवन था वो किसके इक्वल था, 2/1। तो d2/t1 किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे हम 1/2 को पुट करके उसका स्क्वायर ले लेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/4। इसका मतलब है जो डेल्टा L1 और डेल्टा L2 की रेशियो होगी, दैट विल बी इक्वल टू 1:4। ठीक है। सो इन दिस वे दिस विल बी द आंसर, 1:4। नेक्स्ट है, फोर्स इज नीडेड टू ब्रेक अ कॉपर वायर। कॉपर वायर को ब्रेक करने के लिए जिस फोर्स की जरूरत है वो F है, और उसका रेडियस क्या है, R। अगर हमने सेम वायर को ब्रेक करना है लेकिन उसका रेडियस अगर 2R होगा, तो फिर हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। स्ट्रेस का फार्मूला होता है, स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, जबकि हमें पता है एरिया किसके इक्वल होता है, पाई आर स्क्वायर के। ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम इसके मुताबिक यहाँ पे पुट कर दें, सिग्मा इज इक्वल टू F/πr², तो ये F किसके इक्वल हो जाएगा, F विल बिकम सिग्मा इंटू πr², यानी दिस फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द स्क्वायर ऑफ रेडियस। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम फर्स्ट केस में देखें तो R रेडियस के लिए फोर्स F इंटू प्रोपोर्शनल टू R² है, लेकिन जब हम रेडियस को डबल कर देंगे तो 2R का स्क्वायर क्या हो जाएगा, न्यू फोर्स विल बिकम 4R², यानी 4 टाइम्स हो जाएगी प्रीवियस फोर्स का। तो इसलिए हम यहां लिखेंगे दिस विल बी इक्वल टू 4F। नेक्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेस एट रेसिस्ट टू। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब है कि जब भी हम बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करें और उस स्ट्रेस के अप्लाई करने की वजह से उसकी लेंथ चेंज होना शुरू हो जाए, तो उस स्ट्रेस को हम क्या नाम देते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या होगा, लेंथ चेंजेस ड्यू टू अप्लाइड स्ट्रेस। नेक्स्ट शेयर स्ट्रेस एट रेसिस्ट टू। शेयर स्ट्रेस यानी जब भी हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई करें और उसकी वजह से अगर उसकी शेप चेंज होना शुरू हो जाए, तो उस स्ट्रेस को हम क्या नाम देते हैं, शेयर स्ट्रेस। तो इसका आंसर सी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल विद इन द प्रोपोर्शनल लिमिट ऑफ एन इलास्टिक बॉडी। इसमें यही ऑप्शन ही करेक्ट है। हुक्स लॉ के मुताबिक ये है कि इलास्टिक लिमिट या प्रोपोर्शनल लिमिट जो कि आपस में बहुत क्लोज होती हैं, उसके अंदर जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद द स्ट्रेन, और इनके दरमियान में जो ग्राफ है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आती है।
तो यही हुक्स लॉ की स्टेटमेंट है कि जब भी हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो जितना स्ट्रेस अप्लाई करते हैं उसी हिसाब से बॉडी के अंदर चेंज आता है। इन अ वायर व्हेन इलोंगेशन इज 2 सेंटीमीटर देन द एनर्जी स्टोर्ड इज ई। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड की वैल्यू लिखी हुई है ई है, और इसमें पूछा ये हुआ है कि अगर हम इसको 10 सेंटीमीटर स्ट्रेच करें तो फिर एनर्जी स्टोर्ड किसके इक्वल होगी। तो एनर्जी स्टोर्ड का फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू यू एम, या जो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में एक इलास्टिक बॉडी में स्टोर होती है ड्यू टू इट्स इलोंगेशन, उसका फार्मूला होता है 1/2 ई ए एल वन स्क्वायर ओवर कैपिटल एल। कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें वेयर L1 इज द इलोंगेशन, जो इलोंगेशन है दिस इज नोन एज L1 इलोंगेशन। तो अगर हम इस इक्वेशन के मुताबिक देखें तो हम कह सकते हैं कि द एनर्जी स्टोर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलोंगेशन स्क्वायर। तो अगर हम इसको 2 से 10 कर दें तो हम कह सकते हैं कि 2 से 10 में जो उसमें इंक्रीज आया है वो 5 टाइम्स इंक्रीज आया है। 2 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर में अगर हम देखें तो 5 टाइम्स इंक्रीज आया है, और 5 टाइम्स इंक्रीज का मतलब है कि इस वक्त जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितने प्रोपोर्शनल हो जाएगी 5L1 स्क्वायर विच मीन्स 25। सो इट बिकम्स 25 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल एनर्जी, so 25E will be the answer. Within the elastic limit, the ratio between the applied tensile stress to the tensile strain is called. जब हम टेंसाइल स्ट्रेस की टेंसाइल के साथ यानी लेंथ में वेरिएशन के साथ स्ट्रेस की स्ट्रेन के साथ नोट करते हैं तो उसको एक स्पेसिफिक नेम देते हैं दैट इज नोन एज यंग्स मॉडुलस। ठीक है, और जो बल्क मॉडुलस है दैट इज यूज्ड फॉर वॉल्यूम, जब किसी का साइज जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा होता है, और शेयर जो है ये यूज होता है शेप के लिए, और इन सब के लिए जो जनरल टर्म यूज होती है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। Which one of the following quantities does not have the unit of force per unit area? स्ट्रेस को अगर हम देखें तो इट इज ऑल्सो फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन चेंज है क्योंकि इसमें होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, इसका कोई यूनिट नहीं होता। ठीक है, यंग्स मॉडुलस का भी वही यूनिट होता है जो स्ट्रेस वाला यूनिट होता है, और प्रेशर का भी सेम होता है। तो इसको इसलिए हम कह सकते हैं कि इसमें सेकंड ऑप्शन जो है वो आंसर होगा, क्योंकि इसका कोई यूनिट ही नहीं होता, दो क्वांटिटीज की रेशियो है ये, सेम क्वांटिटीज की। Okay, next is a wire fixed at upper end stretches with length L by applying force. The work done in stretching is. ये एक सिंपल बताया हुआ है कि एक वायर को हमने फिक्स किया हुआ है और हमने जो है उसको स्ट्रेच फोर्स लगाई है, तो फोर्स से उसमें जो स्ट्रेचिंग हुई है वो L है। तो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन के केस में हम उसके नीचे वर्क फाइंड करने के लिए उसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये शेप जो है ये है ट्राइंगल, तो हम इस ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, और इसके मुताबिक क्या होगा 1/2 इंटू बेस की जगह क्या आ जाएगा L, और हाइट की जगह क्या आ जाएगा F, तो ये बन जाएगा 1/2 FL। सो दिस विल बी द आंसर। ओके जी, नेक्स्ट है फॉर द कांस्टेंट हाइड्रोलिक स्ट्रेस ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले कांस्टेंट स्ट्रेस के नतीजे में फ्रैक्शनल चेंज जो आ रहा होता है वॉल्यूम में और बल्क मॉडुलस में, वो क्या होता है। बल्क मॉडुलस को आमतौर पे हम B से लिखते हैं, ठीक है, और B इक्वल होता है स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ओवर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इस तरह से। ठीक है, तो हम इसके मुताबिक कह सकते हैं कि जो बल्क मॉडुलस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इस तरह से। या हम इसको यूं भी कर सकते हैं कि अगर हम इसको इनकी जगह चेंज कर दें, इसको ऊपर ले आए और ये B इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और अगली बार हम इस B को यूं चेंज करें तो ये B-1 बन जाएगी। ये सिर्फ मैथमेटिकल जो है इसकी हमने पोजीशन को चेंज किया और उससे ये हमारे पास रिलेशन आया, तो इसलिए इसका आंसर जो है ये सी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट इज टू डबल द लेंथ ऑफ एन आयरन वायर। अगर हमने एक आयरन वायर की लेंथ को डबल करना है जिसका एरिया जो है वो 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो रिक्वायर्ड फोर्स जो है वो कितनी होगी। तो यंग्स मॉडुलस हमें दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस का फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एरिया को पुट करना है 0.5, और यंग्स मॉडुलस की जगह क्या आ जाएगा 10 पावर 12, फोर्स वैसे आ जाएगी, तो F किसके इक्वल हो जाएगा 0.5 इंटू 10 पावर 12। सो इस तरह से ये फोर्थ ऑप्शन जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज शेयर एंड कंप्रेसिव इफेक्ट्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी बिलोंग टू। शेयर के अंदर हम जो है कहते हैं कि जब हम स्ट्रेस लगाएं और बॉडी की शेप चेंज हो, और कंप्रेसिव इफेक्ट्स का मतलब होता है जब बॉडी की सिंगल डायमेंशन यानी कोई एक लेंथ या कोई एक विड्थ चेंज हो रही हो, तो उसको हम कंप्रेसिव का टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये असल में मैकेनिकल डिफॉर्मेशन है, यानी बॉडी की जो डायमेंशंस हैं वो चेंज हो रही हैं।
चेंज इन डायमेंशंस आ रहा है और इस तरह की डिफॉर्मेशन को हम मैकेनिकल डिफॉर्मेशन का नाम देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है द नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ अ मटेरियल अंडर द एक्शन ऑफ अ सर्टेन स्ट्रेसेस। इसका आंसर अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा। उसकी रीज़न ये है कि जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जो एक बॉडी जो है वो विदस्टैंड कर सकती है किसी भी, इसको हम नॉमिनल स्ट्रेंथ या मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी कहते हैं किसी भी मटेरियल का। नेक्स्ट इज अ 1 मीटर लॉन्ग कॉपर वायर। ये लेंथ गिवन है 1 मीटर लॉन्ग, सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेचिंग फोर्स, और इसकी लेंथ में इंक्रीज कितना आता है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमने परसेंटेज इलोंगेशन बतानी है। परसेंटेज इलोंगेशन एक्चुअली हम स्ट्रेन के जरिए ही निकालते हैं और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हम स्ट्रेन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज इलोंगेशन आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रेन खुद इलोंगेशन ही है एक्चुअली। तो हम इसको चेंज इन लेंथ और ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ 40 है और ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर थी, 1 मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में चेंज करें तो वो भी 100 हो जाएगा। सो 100 ओवर 100 इट मीन्स के 40% इंक्रीज जो है वो आया है। द स्ट्रेन एनर्जी पोजेस्ड बाय अ डीफॉर्म्ड मटेरियल इज। तो इस केस में जब भी हम स्ट्रेन एनर्जी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो हम फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ को देखते हैं। उसके लिए फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में जो शेप बन रही होती है, जो भी शेप है, लेट्स सपोज ये किस तरह से ट्रायंगल शेप बन रही है, तो हम उस ट्रायंगल के नीचे जो एरिया बन रहा होता है उस एरिया को कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से एनर्जी फाइंड करने के लिए हम हमेशा इन दो क्वांटिटीज का प्रोजेक्शन लेते हैं, यानी इन दो क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उसके साथ कोई स्केलर नंबर ऐड होता है, जिसका मतलब है कि ये दोनों फोर्स और एक्सटेंशन का जो प्रोडक्ट है विच इज नोन एज वर्क, एंड वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें वो डिपेंड कर रहा होता है इसके एरिया से। जैसे ट्राइंगल में ये 1/2 आ जाता है, ट्रेपीजियम में कोई और फैक्टर आ जाता है। तो इस तरह से फोर्स और एक्सटेंशन के एरिया से ही हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ओके, इसके अंदर हमें दो वायर्स की रेशियो दी हुई है, दैट इज n/1। दो वायर्स के डायमीटर की d1 और d2 की, दैट इज n/1, या इसको हम लिख सकते हैं d1 और d2 दिस इज इक्वल टू n/1। उसके बाद बताया कि इनमें से हर वायर की लेंथ सेम है 4 मीटर। ऑन अप्लाइंग द सेम लोड द इंक्रीज इन लेंथ ऑफ थिन वायर इज, थिन वायर यानी d2 की, यानी del L2 की, क्योंकि जाहिर है d1 n है, n इज ग्रेटर देन 1 यहाँ बताया हुआ है। जब n इज ग्रेटर देन 1 है तो जो सेकंड वायर है उसका डायमीटर कम होगा और उसी की हमने लेंथ में इंक्रीज जो है वो बताना है। तो उसके लिए हम यंग्स मॉडुलस वाला फार्मूला यूज करेंगे। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन विच इज F/A ओवर डेल्टा L/L। तो अगर हम इस डेल्टा इसको हम रीअरेंज करें तो ये बन जाता है FL/A डेल्टा L। तो इसके मुताबिक अगर हम देखें तो ये जो डेल्टा L है ये बनता है दिस इज इक्वल टू FL/YA। ठीक है, और हम इसके मुताबिक कह सकते हैं कि दिस डेल्टा L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A। और एरिया क्या है, एरिया इज एक्चुअली इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर अगर हम लिखें तो दिस इज इक्वल टू πd²/4, यानी डेल्टा L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू d²। ठीक है, इसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि डेल्टा L1 विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d1² एंड डेल्टा L2 विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d2²। तो अगर हम इसको यहाँ से इसको रीअरेंज करें तो हम इन दोनों की जब रेशियोज लेंगे डेल्टा L1 और डेल्टा L2 की, तो हम कह सकते हैं कि किसके इक्वल होगी, ये इनके इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी d2 ऊपर आ जाएगा और d1 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो इसके मुताबिक अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमने डेल्टा L1 जो है वो वैसे ही रहने देना है, डेल्टा L2 भी वैसे रहने देना है। d2 की वैल्यू हमें पता है दिस इज 1 और d1 की वैल्यू क्या है n, तो 1/n² हो जाएगा। हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा n² इंटू डेल्टा L1 इज इक्वल टू डेल्टा L2, यानी जो चेंज इन लेंथ आएगा सेकंड वायर में वो हम देख सकते हैं इस इक्वेशन के मुताबिक वो n² टाइम्स होगा ऑफ द चेंज इन वायर इन फर्स्ट वायर। ठीक है, तो ये n² टाइम्स A ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ परफेक्टली रिजिड बॉडीज। परफेक्टली रिजिड बॉडी का मतलब है कि जिसके अंदर पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस ना कर रहे हो, या इन अदर वर्ड्स उसके अंदर जो चेंज इन लेंथ है वो 0 आ रहा हो, तो उस केस के अंदर जो हमारे पास यंग्स मॉडुलस होगा, क्योंकि यंग्स मॉडुलस हमें पता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन है, और अगर हम स्ट्रेन देखें तो नीचे जब ये 0 होगा तो एनीथिंग डिवाइड बाय 0 ये क्या बन जाता है, इट बिकम्स इन्फिनिटी। तो इस तरह से इसका आंसर जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज, किसी भी मटेरियल की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है इट इज एक्चुअली द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, यानी किसी भी फोर्स अप्लाई करने से, स्ट्रेस के अप्लाई करने से
कितना वॉल्यूम में चेंज आया, दैट इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। तो इसलिए इसका आंसर जो है वो सी ऑप्शन होगा। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ डीफॉर्म्ड मटेरियल इज, किसी भी अगर हम डीफॉर्म्ड मटेरियल के अंदर देखें तो जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो एक्चुअली क्या होती है, दैट इज एक्चुअली द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जब भी मॉलिक्यूल्स अपनी मीन पोजीशन पे डिस्प्लेस होते हैं तो डिस्प्लेस होने के बाद उनके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। आमतौर पे उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे अगर हमने एक रबर बैंड को पुल किया और पुल होने से उसकी लेंथ बढ़ गई तो मॉलिक्यूल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हुए, लेकिन उनके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई वो कौन सी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो जितनी उसके अंदर जो उनकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है उतना ही हम कहते हैं कि उस डिफॉर्म्ड मटेरियल के अंदर एनर्जी स्टोर हुई है। नेक्स्ट इज एरिया मेथड फॉर डिटर्मिनिंग द स्टोर्ड एनर्जी इन अ डिफॉर्म्ड मटेरियल इज वैलिड फॉर। अगर हम इसके लिए अंदर देखें तो ये दोनों के लिए वैलिड होता है, लीनियर के लिए भी और नॉन लीनियर पार्ट्स के लिए भी। फॉर एग्जांपल एक फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ है हमारे पास, तो इसका अगर कुछ हिस्सा जो है वो लीनियर हो और लेट्स सपोज ये ओ पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, ए पॉइंट तक लीनियर हो और ए से बी तक नॉन लीनियर हो, तो अगर हमने ओ से बी तक का फाइंड करना है एरिया, तो उसके लिए हम कोई भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। एज अ होल अगर हम देखें तो ये शेप कौन सी बन जाएगी, ट्रेपीजियम। तो अगर ये नॉन लीनियर भी है तब भी हम इसका जो है वो एरिया फाइंड कर सकते हैं और जो टोटल एरिया होगा दैट विल बी इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। तो इस तरह से ये दोनों के लिए वैलिड है। A and B are two wires. The radius of A is twice than that of B. They are stretched by the same load. The stress on B is. तो A और B दो वायर्स हैं। स्ट्रेस का फार्मूला हमें पता है, सिग्मा से हम इसको डिनोट करते हैं। दिस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, और एरिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। यानी अगर हम फर्स्ट वायर के लिए देखें तो ये पाई आर ए स्क्वायर हो जाएगा, और सेकंड वायर के लिए अगर हम देखें तो ये पाई आर बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम इनको रिलेट करें, सिग्मा किसके इक्वल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू एफ ओवर पाई आर स्क्वायर, या दूसरे लफ्जों में फर्स्ट के लिए हो जाएगा पाई आर ए स्क्वायर और सेकंड के लिए हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू एफ ओवर पाई आर बी स्क्वायर। ठीक है, इट मीन सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो हम इसके मुताबिक लिख सकते हैं सिग्मा ए ओवर सिग्मा बी इज इक्वल टू आर बी स्क्वायर ओवर आर ए स्क्वायर। ठीक है, और इसमें बताया हुआ है कि जो ए का रेडियस है इस कंडीशन के मुताबिक ए का रेडियस ट्वाइस है सेकंड बी के रेडियस से, यानी आर ए की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ आर बी, और जब हम 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये बन जाएगा 4। तो इस तरह से हम कह सकते हैं इट बिकम्स 4 आर बी स्क्वायर, और यहाँ पे आर बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा ए ओवर सिग्मा बी, और इसके मुताबिक अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा सिग्मा बी इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ सिग्मा ए, यानी इसमें जो है आंसर क्या बन जाएगा, 4 टाइम्स देन दैट ऑफ ए। नेक्स्ट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मटेरियल। अगर हम स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो की देखें तो ये कांस्टेंट होती है, बट द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट टू ग्रेट, यानी एक्सटर्नल फोर्स के लिए स्मॉल होनी चाहिए, क्योंकि जब स्मॉल एक्सटर्नल फोर्स होनी चाहिए। अगर हम एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा देते हैं तो फिर इलास्टिक लिमिट नहीं रहती, इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाती है, और इलास्टिक लिमिट क्रॉस होने के बाद ये रेशियो कांस्टेंट नहीं रहती। क्योंकि इस रेशियो के कांस्टेंट रहने का क्या मतलब है, अगर हम इसके मुताबिक देखें तो इस रेशियो के कांस्टेंट रहने का मतलब है कि ये दोनों आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। Okay, the next MCQ is in an experiment for determination of Young's modulus, the length of wire and suspended mass are doubled. तो Young's modulus पे क्या फर्क पड़ेगा? Actually जो Young's modulus है it depends on temperature as well as nature of material, यानी ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, एक टेम्परेचर पर और दूसरा मटेरियल की नेचर पर। ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि उसकी डायमेंशंस क्या हैं, सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायमेंशंस। तो इसलिए अगर हम डायमेंशन यानी लेंथ मैस को चेंज कर भी देंगे तो वो मटेरियल पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इस तरह हम कहते हैं कि इट रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, नेक्स्ट इज द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम इन स्ट्रेचिंग अ मटेरियल इज। अगर हम किसी भी मटेरियल को स्ट्रेच करें तो उसमें वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा। तो अगर हम वैसे फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ देखें तो उसके मुताबिक हमारे पास इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आती है आमतौर पर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर रहे होते हैं, और उस वक्त जो वर्क का फार्मूला है वो ये होता है, क्योंकि वर्क इज इक्वल टू एरिया, और इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो होगा 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, तो ये कुछ बन जाएगा। अगर हम वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम देखना चाहते हैं तो हम दोनों साइड्स को, राइट साइड को भी और लेफ्ट साइड को भी वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम है, अगर हम फॉर एग्जांपल ये एक वायर है, मैं लेफ्ट साइड पे बना रहा हूँ, अगर हम इसका वॉल्यूम देखना चाहते हैं
तो हम इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को इस वायर की लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी एरिया और लेंथ का जो प्रोडक्ट है ये क्या होगा, वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम की जगह राइट साइड पर ए और एल अलग अलग करके लिख रहा हूँ। तो देखेंगे कुछ इस तरह से बन जाएगा वॉल्यूम की जगह। और अगर हम इसको देखें एफ ओवर ए दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस, और अगर हम डेल्टा एल ओवर एल को देखें तो दिस इज इक्वल टू स्ट्रेन। तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन का। इसका मतलब है बी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर होगा। Okay, next is if the change of length of wire is equal to original length, then the Young's modulus is, ये कंडीशन है कि change in length is equal to original length, तो उस केस में क्या Young's modulus होगा। Young's modulus इक्वल होता है फोर्स ओवर एरिया, और उसके बाद जो है होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, और इसमें यहाँ पे बताया हुआ है कि चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ। इसका मतलब है कि यहाँ पे जहाँ पे डेल्टा एल लिखा हुआ है वहां पर भी हम क्या पुट कर सकते हैं, वहां भी हम एल पुट कर सकते हैं। तो एल ओवर एल ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ सिर्फ क्या बच जाएगा, एफ ओवर ए। तो उस केस में जो यंग्स मॉड्यूलस है दैट विल बी इक्वल टू ओनली एंड ओनली स्ट्रेस। द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज, अगर हम स्ट्रेस का यूनिट देखें, स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, दिस इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एरिया होता है मीटर स्क्वायर। अगर हम इस मीटर स्क्वायर को ऊपर ले आए तो ये मीटर स्क्वायर -2 हो जाएगा, और -2 + 1 को सॉल्व करेंगे तो बन जाएगा -1 इंटू -2। इस तरह से इसको सी ऑप्शन जो है ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इज अ स्प्रिंग इज मेड अप ऑफ स्टील एंड नॉट ऑफ कॉपर, यानी स्प्रिंग को हम स्टील का क्यों बनाते हैं और कॉपर का क्यों नहीं बनाते। उसकी सबसे बड़ी रीजन यही है कि स्टील इज मोर इलास्टिक एज कंपेयर टू कॉपर, और जब हम स्प्रिंग बना रहे होते हैं तो उसको इलास्टिक होना चाहिए, यानी अगर हम उसको कंप्रेस करके छोड़ें तो वो अपनी जगह पर वापस आना चाहिए, तो उसकी इलास्टिसिटी जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए। इसलिए हम आमतौर पर स्टील को प्रेफर करते हैं, क्योंकि जो स्टील की इलास्टिसिटी है, अपनी पोजीशन पर वापस आने की कैपेबिलिटी है, वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ कॉपर। एनी चेंज प्रोड्यूस इन शेप, लेंथ और वॉल्यूम, जब भी किसी बॉडी में जो चेंज आता है, जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज नोन एज डीफॉर्मेशन। ये डीफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट इज स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ, स्ट्रेन किस चीज की रेशियो है, स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, फर्स्ट चेंज इन लेंथ एंड सेकंड इज ओरिजिनल लेंथ। तो इसलिए हम कह सकते हैं स्ट्रेन इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू इट्स ओरिजिनल लेंथ। द स्ट्रेन प्रोड्यूस ड्यू टू कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस का मतलब आमतौर पर यह होता है कि इसके अंदर जो इसकी डायमेंशन होती है वो डिक्रीज हो रही होती है, यानी जो लेट्स सपोज अगर हम लेंथ की बात करें तो वो डिक्रीज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल वैल्यू, तो उस स्ट्रेन को भी हम क्या नाम देंगे, कंप्रेसिव स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैन बी डिफाइंड एज, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज द फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम which is change in volume with respect to its original volume. So D option will be the answer. The ratio of stress to strain is called, बहुत ही सिंपल है, एक जनरल टर्म का पूछा हुआ है, स्ट्रेस से स्ट्रेन की जो रेशियो है इसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। उसके बाद बाकी जो है इसकी 3 टाइप्स हैं, जिनमें एक जो है वो यंग्स मॉडुलस है, दूसरा बल्क मॉडुलस है, तीसरा शेयर मॉडुलस है। तो इसका जो आंसर है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, अगर हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट देखें तो वो क्या होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आमतौर पे होता है इक्वल स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के, और हमें पता है स्ट्रेस का जो यूनिट है वो क्या होता है, दैट इज फार्मूला होता है फोर्स ओवर एरिया, और स्ट्रेन का होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये दो सेम क्वांटिटीज की रेशियो है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का यूनिट है that is Pascal, because it is equal to Newton per meter square and which is equal to Pascal. Shear modulus mathematically can be written as, shear modulus को आमतौर पे हम इस तरह से लिखते हैं क्योंकि ये F over A this is known as stress, और जो del tan theta है that is tan theta is actually equal to perpendicular over base, और जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशन में चेंज लाते हैं तो जो चेंज आता है वो उसको हम ऊपर लिखते हैं और ओरिजिनल डायमेंशन की वैल्यू को हम a नीचे लिखते हैं। लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट इस तरह से है और वो ये साइड डिस्प्लेस होके यहाँ चली गई है, तो ये जो चेंज होगा दिस इज नोन एज a एंड दिस विल बी नोन एज डेल्टा a, और ये जो एंगल बन रहा होगा इसको हम क्या कहेंगे, थीटा। तो ये इसमें साइड जो है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो रही होती हैं, इसलिए हम इसको tan थीटा के साथ डिवाइड कर देते हैं। मैक्सिमम स्ट्रेस विच अ मटेरियल कैन बेयर इज, मैक्सिमम स्ट्रेस जो एक मटेरियल को बेयर कर सकता है वो एक नॉमिनल स्ट्रेंथ होती है और उसको हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कहते हैं।
क्योंकि ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जो एक मटेरियल जो है वो बेयर कर रहा होता है और उसके बाद जो है बॉडी जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती है। Within elastic limit, strain is directly proportional to stress. This is the important law which is known as Hooke's law. If the stress is increased, अगर हम stress को increase करें beyond the elastic limit, तो वो permanently change हो जाता है और इस permanent change के behavior को हम क्या नाम देते हैं? This is known as plasticity. Okay, let's look at this MCQ. Young's modulus of steel is this. A steel wire has length, original length that is 1 meter. क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, इसको हम चेंज करेंगे मीटर स्क्वायर में। कैसे करेंगे? 1 मिलीमीटर यानी 1 इंटू 10 पावर -3 का स्क्वायर ले लेंगे, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर। द वर्क डन टू इंक्रीज द लेंथ बाय 1 मिलीमीटर इज, 1 मिलीमीटर लेंथ इंक्रीज करना है, मिलीमीटर को खत्म करने के लिए 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे फार्मूला यूज होगा वर्क डन के लिए एनर्जी स्टोर्ड वाला, दैट इज 1/2 EA L1 स्क्वायर ओवर कैपिटल L, वेयर L1 इज द चेंज इन लेंथ। और यहाँ पे अगर हम वैल्यूज पुट करें तो E की जगह आ जाएगा 2 इंटू 10 पावर 11, A की जगह आएगा 1 इंटू 10 पावर -6 और L1 की जगह भी 1 इंटू 10 पावर -6, क्योंकि जब हम 3 का स्क्वायर लेंगे यहाँ पे L1 स्क्वायर है तो वो 6 हो जाएगा, और कैपिटल L विच इज 1। इन सब को सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 10 पावर 11 और साथ जो -6 ये बन जाएगा 10 पावर -12, क्योंकि 2 से कैंसिल, तो एक 11 और -12 ये बन जाएगा 10 पावर -1 विच इज इक्वल टू 0.1 जूल। सो दिस विल बी द आंसर। शेयरिंग स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड बाय, शेयरिंग स्ट्रेन इज एक्चुअली द चेंज इन शेप में आने वाली चेंज जो है इसको हम कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन, और इसको एक्चुअली जो है हम देख रहे होते हैं एंगल ऑफ शेयर, यानी कितना एंगल शेयर में आए। लेट्स सपोज एक शेप है, उसमें इस तरह से मैं सिर्फ एक साइड को बना के दिखा रहा हूँ ताकि बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसकी एक साइड में इस हिस्से में चेंज आया है, ये अपनी जगह से डिस्प्लेस हुई है और ये यहाँ पर चली गई है डिस्प्लेस होने के बाद। अगर इसकी अपनी लेंथ जो है वो a है और इसका जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो जो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आया वो यहाँ से यहाँ तक आया, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम नोट करेंगे डेल्टा a से, और ये जो एंगल बन रहा होगा थीटा, दिस इज द एंगल ऑफ शेयर, और इस एंगल के लिहाज से हम बता रहे होते हैं कि इसके अंदर कितना स्ट्रेन आया है, यानी हम इन दो साइड्स की रेशियो लेते हैं, चेंज विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल साइड, तो दैट इज नोन एज एंगल ऑफ शेयर। जिस एमसीक्यू को देखते हैं, द डायमेंशंस ऑफ टू वायर्स, दो वायर्स की डायमेंशन है ए और बी और ये सेम है और उनके मटेरियल डिफरेंट है, और जब हमने लोड एक्सटेंशन ग्राफ दिखाए हुए, ये लोड एक्चुअली रिलेट करता है डायरेक्टली फोर्स के साथ और एक्सटेंशन जो है चेंज इन लेंथ के साथ या चेंज इन डायमेंशन के साथ। तो इसमें हमने बताना है कि यंग्स मॉड्यूलस किसका ज्यादा है। अब देखें, अगर हम ए पॉइंट को देखें तो ये यहां तक फोर्स लग रही है, और बी पॉइंट को अगर हम देखें वर्टिकल एक्सिस से तो यहां तक लग रही है, यानी इनका अगर हम कंपैरिजन करें तो एफ ए इज ग्रेटर देन एफ बी। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक्सटेंशंस के लिहाज से चेंज देखें तो चेंज जो है ए पॉइंट में कम आ रहा है और बी पॉइंट में ज्यादा आ रहा है, यानी डेल्टा ए इज लेस देन डेल्टा एल बी, एल ए इज लेस देन एल बी। तो यंग्स मॉड्यूलस का अगर फार्मूला देखें तो ये डायरेक्टली रिलेट करता है किसके साथ? फोर्स के साथ, और इनवर्सली रिलेट करता है डेल्टा एल के साथ। तो देखें, फोर्स ऑफ ए इज ग्रेटर, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू ग्रेटर है, तो यंग्स मॉड्यूलस की जो वैल्यू है वो भी ग्रेटर हो जाएगी देन द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ वायर बी। सो इसलिए इसका ए ऑप्शन ठीक होगा। जी नेक्स्ट एमसीक्यू इज टू वायर्स पी एंड क्यू हैव लेंथ्स, दो वायर्स पी और क्यू की लेंथ की रेशियो दी हुई है, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं P और Q की जो लेंथ की रेशियो है वो क्या है? L इंटू 2L। अच्छा, इसी तरह एरियाज की रेशियो क्या है? पहली की A है और दूसरे की A/2 है। बोथ वायर्स ओबे हुक्स लॉ, और हमने ये टेंशंस की रेशियो फाइंड करनी है। टेंशन मीन जो दोनों वायर्स पर फोर्सेस हैं, यानी हमने F1 और F2 की रेशियो फाइंड करनी है। तो इसके मुताबिक अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं, हमें यंग्स मॉड्यूलस का फार्मूला पता है, दिस इज इक्वल टू FL ओवर ए डेल्टा एल। ठीक है, और अगर हम इसके मुताबिक F को अलग कर दें तो एक इसके इक्वल हो जाएगा वाई ए डेल्टा एल ओवर एल। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट फोर्स है F1, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 एंड L1। सिमिलरली सेकंड फोर्स F2 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A2 एंड L2। ठीक है,
और अगर हम इनकी रेशियोज लें F1 और F2 की, तो अगर ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल हैं F1 इनकी क्वांटिटीज़ के साथ, तो हम इनको डिवाइड करके लिख सकते हैं यूँ A1 ओवर L1 डिवाइडेड बाय A2 ओवर L2। ठीक है, इसको थोड़ा सा फर्दर रीअरेंज करें तो ये बन जाएगा A1 ओवर A2 और ये दूसरी साइड इन्वर्ट हो जाएगी, ये बन जाएगा L2 ओवर L1। यहाँ वैल्यूज पुट कर देते हैं जो हमें रेशियोज गिवन है। अगर हम देखें एरियाज की रेशियो क्या गिवन है, A ओवर A बाय 2, ठीक है, मल्टीप्लाई, लेकिन लेंथ की रेशियो सीक्वेंस में दी हुई थी, अब हमने इसको इन्वर्ट किया हुआ, L2 ऊपर है, यानी इसको हम 2L ओवर L पुट करेंगे, क्योंकि ये L1 रेशियो L2 थी, तो L2 रेशियो L1 क्या हो जाएगी, 2L ओवर L। तो यहाँ से देखें वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, 2 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4। सो इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 4 रेशियो 1। सो दिस विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज वायर स्ट्रेच इज 8 मिलीमीटर। एक वायर के अंदर जो इंक्रीज आया है वो 8 मिलीमीटर है और जिस लोड के साथ आया है 60 न्यूटन लोड है। सेकंड वायर ऑफ सेम लेंथ, लेकिन डायमीटर क्या है उसका हाफ और क्वार्टर ऑफ ओरिजिनल लेंथ है, उसको हमने स्ट्रेच किया और उसके बाद हमने बताना है कि एक्सटेंशन क्या होगी सेकंड वायर में। तो अगेन हम यंग्स मॉडुलस का फार्मूला लिखते हैं। यंग्स मॉडुलस का फार्मूला होता है y इज इक्वल टू एफ एल ओवर ए डेल्टा एल। ठीक है, और अगर हम इस फार्मूले को थोड़ा सा अगेन रीअरेंज करें तो हम लिख सकते हैं एफ एल ओवर एरिया की जगह क्या आ जाएगा, पाई डी स्क्वायर, क्योंकि डी स्क्वायर कैसे आया, ये होता है पाई आर स्क्वायर और आर होता है डी बाई 2, तो इसलिए मैंने लिख दिया पाई डी स्क्वायर ओवर 4। तो 4 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा 4FL ओवर पाई डी स्क्वायर इंटू डेल्टा एल। ये हमारे पास एक इक्वेशन आएगी। ठीक है, और अगर हम इसको रीअरेंज करके डेल्टा एल को लेफ्ट साइड पे लें, इस इक्वेशन में डेल्टा एल को लेफ्ट साइड पे लें और y को नीचे ले जाएं तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इट बिकम्स 4FL ओवर पाई डी स्क्वायर इंटू वाई। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन चुकी है जो हमने थोड़ी सी डेरिवेशन से निकाली है और हम देख सकते हैं कि डेल्टा एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर। इट मींस फर्स्ट वायर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L1 इज प्रोपोर्शनल टू L1 ओवर D1 स्क्वायर, और सेकंड वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, डेल्टा L2 इज प्रोपोर्शनल टू L2 ओवर D2 स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इन इक्वेशंस को डिवाइड कर लें, डेल्टा एल रेशियो डेल्टा L2 को, L1 और L2 को, तो हम ये कैसे लिख सकते हैं, L1 ओवर D1 स्क्वायर ओवर L2 ओवर D2 स्क्वायर। ठीक है, और अगर हम इनको रीअरेंज करें तो क्या बन जाएगा, L1 ओवर L2 मल्टीप्लाई D2 स्क्वायर ओवर D1 स्क्वायर। ठीक है, अब अगर हम कंडीशंस देखें तो यहाँ बताया हुआ था कि सेकंड वायर का जो डायमीटर है वो फर्स्ट के लिहाज से क्या है, हाफ। इसका मतलब है सेकंड वायर की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, d बाई 2 का स्क्वायर, और फर्स्ट की जगह पे क्या आ जाएगा, d स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई, और लेंथ अगर हम देखें तो सेकंड वायर की बताई हुई थी क्वार्टर लेंथ, यानी फर्स्ट के लिहाज से, तो L2 की जगह हम पुट कर देंगे L बाय 4। ठीक है, तो L से कैंसिल, d स्क्वायर से कैंसिल, ये देखिए नीचे 4 है और ये जो है अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये एक 1/4 है, ये एक 4 ऊपर आ जाएगा, दूसरा नीचे है, 1/4 4 से कैंसिल होगा और 1 मिलीमीटर जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। सो ए ऑप्शन विल बी द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ ऑफ अ पार्टिकुलर सैंपल ऑफ रबर इज शोन इन फिगर, और इस पे हम लोड अप्लाई करें और लोड को रिमूव करें तो हमने देखना है कि इसमें शेडिड एरिया क्या शो कर है। तो एक्चुअली ये जो इसमें शेडिड एरिया है, दिस शेडिड एरिया इज बिलो दिस लाइन, और इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि ये जो मैक्सिमम एक्सटेंशन पर जो इसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई है वो कितनी स्टोर हुई है। सो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो मैक्सिमम एनर्जी है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और जो मैक्सिमम एक्सटेंशन तक, यानी अगर हम इस पॉइंट को P कह दें तो यहाँ तक जितनी एनर्जी स्टोर हुई है दैट विल बी गिवन बाय दिस शेडिड एरिया। यानी अगर हम इसका टोटल एरिया कैलकुलेट कर लें फोर्स एक्सटेंशन का तो हमें पता लग जाएगा कि O से B तक बॉडी को पहुंचने में कितनी एनर्जी जो है वो कंज्यूम हुई है, और वो एनर्जी कन्वर्ट होगी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट इज अ स्प्रिंग ऑफ अनएक्सपेक्टेड लेंथ 0.5 मीटर स्ट्रेच बाय फोर्स ऑफ, ये यहाँ से लेके स्प्रिंग को यहाँ तक स्ट्रेच किया गया और पूछा गया कि आप बताएं कि इसमें स्ट्रेन एनर्जी कितनी स्टोर होगी। और स्ट्रेन एनर्जी के लिए हम हमेशा ग्राफ का क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, एरिया। तो यहाँ पे ये जो शेप बन रही है, ये वाली शेप, दिस इज अ ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, यानी यहाँ पे हम बेस और हाइट को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई। अगर हम बेस को देखें तो बेस कहाँ से कहाँ तक है, 0.50 से 0.90 तक,
अगर हम इन दोनों को आपस में माइनस करें तो ये बन जाएगा 0.40, यानी जो लेंथ में इंक्रीज आया वो कितना आया 0.40 का। और अगर हम हाइट देखें तो जो टेंशन लग रही है, जो उस पर फोर्स लग रही है, दैट इज 20, ठीक है। और हम इन वैल्यूज को दैट इज 2 और 2.0, और अगर हम इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा 0.40। सो इस तरह से जो आंसर है 0.40 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज द ग्राफ शोज हाउ फोर्स वेरीज विद एक्सटेंशन। फोर्स किस तरह से एक्सटेंशन को वेरी करती है, ये पहला ग्राफ है। और दूसरा ग्राफ क्या शो कर रहा है कि स्ट्रेस किस तरह से स्ट्रेन के साथ वेरी करता है। तो यंग्स मॉडुलस जो है वो इसके अंदर किसके इक्वल होगा? यंग्स मॉडुलस अगर हम वैसे इसकी इक्वेशन भी देखें तो दिस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन का मतलब है कि जो सेकंड ग्राफ है ये वाला, इससे हम यंग्स मॉडुलस निकाल सकते हैं। एंड स्ट्रेस इज द वाई एक्सिस, वाई में कितना चेंज आया, एंड स्ट्रेन इज अलोंग द एक्स एक्सिस। और जो वाई एक्सिस ओवर एक्स एक्सिस में जब हम इनके लॉन्ग चेंजेस देख के इसकी रेशियो लेते हैं तो दैट इज नोन एज ग्रेडियंट। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको हम कहेंगे ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। ओके, नेक्स्ट इज फॉर अ वायर हुक्स लॉ इज ओबेड फॉर अ टेंशन एफ एंड एक्सटेंशन एक्स। एक वायर के लिए हुक्स लॉ ओबे होता है, फोर्स एफ लग रही है और टेंशन उसमें कितनी है एक्स। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आएगी बिटवीन द फोर्स एंड एक्सटेंशन। तो यंग्स मॉडुलस जो है उसका ई है, विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स द इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी। तो इसमें से स्ट्रेन एनर्जी का कौन सा एक्सप्रेशन जो है वो रिप्रेजेंट करे। एनर्जी इक्वल होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अगर हम यहाँ पर बेस देखें तो ये इक्वल होगा एक्स के, और हाइट किसके इक्वल होगा एफ के। तो इसका मतलब है एनर्जी किसके इक्वल हो जाएगी 1/2 इंटू एफ एक्स। सो बी ऑप्शन विल बी द आंसर। विच रो बेस्ट डिफाइंस इलास्टिक एंड प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ अ मटेरियल। कौन सी रो जो है वो इलास्टिक और प्लास्टिक बिहेवियर को डिस्क्राइब कर रही है। प्लास्टिक मटेरियल वो होते हैं जो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आने की कैपेबिलिटी रखते हैं जब हम फोर्स को रिमूव कर देते हैं। इनकी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर हम इन कॉलम्स को देखें, जबकि प्लास्टिक मटेरियल्स वो होते हैं जब हम उन पर फोर्स लगाते हैं तो उसका जो वो बिहेवियर होता है प्लास्टिक बिहेवियर, उसमें परमानेंट चेंज आ जाता है। तो इसके मुताबिक जो डी ऑप्शन है ये दोनों की एग्जैक्ट ट्रू प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, यानी इलास्टिक मटेरियल अपनी जगह पर वापस आ जाता है, ये बिहेवियर होता है, और प्लास्टिक जो है इसमें बॉडी के अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाती है। ओके, नेक्स्ट इज द स्ट्रेन ऑफ मैग्नीट्यूड। स्ट्रेन का मैग्नीट्यूड बताया हुआ है, दिस इज स्ट्रेन एंड व्हेन अ सर्टेन स्ट्रेस इज अप्लाइड, और वायर की लेंथ कितनी दी हुई है 11, द वायर इज देन स्ट्रेच बाय एन अमाउंट ऑफ। स्ट्रेन इक्वल होता है चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। अगर हमने यहाँ पर स्ट्रेचिंग अमाउंट देखनी है तो इसको स्ट्रेन को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ से, यानी 4.4 इंटू 10 पावर -4 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 4.84 इंटू 10 पावर -3, ठीक है। और ये इसका आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है -3 को हम मिलीमीटर से रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, इफ द फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियली टू वन फेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉडी कीपिंग द अदर एंड फिक्स, देन द स्ट्रेस इज नोन एज। जब भी हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करते हैं, जब उसका एक एंड फिक्स होता है और दूसरे एंड पर हम फोर्स लगाते हैं तो उससे बॉडी की एक डायमेंशन चेंज होगी, यानी उसके अंदर जो है वो शेप में चेंज आएगा। देयर विल बी चेंज इन शेप। जाहिर है एक एंड फिक्स है उसमें इतना चेंज नहीं आएगा, दूसरी डायमेंशन में दूसरे पॉइंट पर ज्यादा चेंज आ रहा होगा। एज अ होल बॉडी की जो शेप है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। सो दैट स्ट्रेस विल बी नोन एज shear स्ट्रेस। अगर यहाँ पे दिए हुए फ्रैक्चर स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा एफ और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ बाय सिग्मा एम, देन अगर हम वैसे स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ ड्रॉ करें तो हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास ए पॉइंट आता है जहाँ पे दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, जहाँ तक स्ट्रेट लाइन होती है। फिर उसके बाद इलास्टिक लिमिट, यहाँ तक लाइन लीनियर तो नहीं रहती लेकिन यहाँ तक बॉडी वापस आ सकती है। उसके बाद अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ वाला पॉइंट आता है, ये वो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है जो कोई भी बॉडी बियर कर सकती है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा होता है, इसको हम सिग्मा एम कहते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो है डी पॉइंट आता है जो फ्रैक्चर स्ट्रेस होता है, क्योंकि अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के बाद जो स्ट्रेस है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सिग्मा एम है ये ग्रेटेस्ट है। सो इस तरह से ये सिग्मा एम विल बी ग्रेटर देन सिग्मा एफ, यानी ए ऑप्शन विल बी द आंसर। थैंक यू सो मच, दैट वाज ऑल फॉर दिस लेक्चर। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर जो है ये आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहा होगा और इसमें आपके एमसीक्यूज से काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए हो तो वी रिक्वेस्ट यू कि काइंडली सब्सक्राइब अवर चैनल, ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस जो है वो बना सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।